study poem number 10 for Anne Gregory, written by William Butler Yeats. This poem is a conversation between a young man and a young woman. What they are arguing about, let us see in this poem. यहाँ पर इस पोयम में एक यंग मैन और एक यंग वुमन है जिनकी बातचीत के बारे में पैराग्राफ स्टैंजास लिखे गए हैं। हम देखेंगे कि वो किस बात को लेकर आर्ग्यू कर रहे हैं। पहला स्टैंजा जो है वो यंग मैन ने एड्रेस किया है यंग वुमेन से। लेट्स सी। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। अब यहां पर यंग मैन कह रहे हैं उस यंग वुमेन से कि कभी भी कोई भी यंग मैन राइट shall never throw into despair। डिस्पेयर मतलब सैडनेस। कोई भी यंग मैन इतना सैडनेस में नहीं चला जाना चाहिए किसी भी वुमेन को देखकर या उसके हनी कलर्ड हेयर को देखकर। यहाँ पर जो हनी कलर्ड लिखा है वो एक्चुअली गोल्डन कलर, और वो गोल्डन कलर जो है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो उस वुमेन के हेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो पोएट जो है वो कहना चाहते हैं थ्रू अ यंग मैन कि किसी भी यंग मैन को किसी भी वुमेन को देखकर इतना ज्यादा प्यार में पागल नहीं हो जाना चाहिए, इतना सैड नहीं हो जाना चाहिए उसके हनी कलर्ड हेयर को देखकर। रैम्पार्ट एट योर ईयर, रैम्पार्ट्स का मीनिंग होता है इट्स एक्चुअली अ वाइड वॉल मेड अराउंड अ फोर्ट। आपने देखा होगा कि कोई किला होता है तो किले के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी होती हैं, वाइड वॉल्स होती हैं, उसे रैम्पार्ट्स कहते हैं। तो रैम्पार्ट्स क्या करते हैं, वो ऊंची दीवारें फोर्ट को प्रोटेक्शन देती हैं। पर यहाँ पर रैम्पार्ट्स जो है वो एक अलग मीनिंग में लिखा गया है। यहाँ पर रैम्पार्ट्स का मीनिंग होता है हेयर, बाल हैं, और ये जो बाल हैं उसके कानों के आसपास आए हुए हैं। तो जैसे वो रैम्पार्ट्स मतलब कि उसके जो बाल हैं वो उसके कानों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो जो बाल हैं उसके कानों के आसपास उसकी जो लटें हैं बालों की वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। तो किसी भी यंग मैन को उसके गोल्डन कलर्ड बालों को देखकर या जिस तरीके से वो बाल उसके ईयर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो देखकर उसे लव नहीं करना चाहिए, लेकिन लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, वो यंग मैन इस वुमन को प्यार करेगा, लेकिन किसके लिए, उसके खुद से, सेल्फ की वजह से। मतलब वो चाहते हैं कि कोई यंग मैन जो है वो किसी यंग वुमन को अगर चाहे तो वो उसकी इनर क्वालिटीज की वजह से उसे चाहना चाहिए, एंड नॉट योर येलो हेयर, और ना ही उसके येलो हेयर को देखकर उसे चाहे। तो यहाँ पर जो पोएट है वो हमें कहना चाहते हैं कि कोई भी यंग मैन जो है वो इतना सैडनेस में नहीं डूब जाना चाहिए उस लड़की के हनी कलर यानी कि गोल्डन कलर बालों को देखकर वो उसे ना चाहे, वो उसके कानों के आगे जो बाल हैं रैम्पार्ट्स की तरह जो दिखाई दे रहे हैं उसकी वजह से उसे ना चाहे, उसके येलो हेयर जिसे ब्लोंड हेयर भी कहा जाता है, जनरली अमेरिकन पीपल या ब्रिटिश पीपल, इंग्लैंड के लोग हैं उनके थोड़े येलो कलर के बाल होते हैं, उसे ब्लोंड हेयर भी कहा जाता है। तो वो मैन उस येलो कलर के बालों को देखकर उस लड़की को न चाहे, बल्कि वो उसे चाहना चाहिए उसके खुद से, मतलब कि उसके इनर क्वालिटीज से वो उसे लव करना चाहिए। सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी की वजह से उससे प्यार करके वो पागल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें फर्स्ट स्टैंजा में एक यंग मैन ने एड्रेस की हैं एक यंग वुमेन को, और वो उससे समझाना चाहते हैं कि कोई भी यंग मैन अगर तुम्हें चाहे तो वो तुम्हारी इनर क्वालिटीज की वजह से तुम्हें चाहना लगे वो ज्यादा बेटर होगा। अगर तुम्हारे एक्सटर्नल लुक्स को देखकर अगर वो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है, सैड हो गया है, तो वो अच्छी बात नहीं है, और ऐसे प्यार के पीछे वो कहीं मतलब फंस ना जाए, ऐसा वो उसे वॉर्न भी कर रहे हैं फर्स्ट स्टैंजा में। लेट्स सी द सेकेंड स्टैंजा। अभी जो सेकेंड स्टैंजा है वो वुमन उस यंग मैन से रिप्लाई दे रही है। वो क्या कह रही है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, वो कहती है कि मैं अपने बालों को क्या करवा दूंगी, हेयर डाई करवा दूंगी, एंड सेट सच कलर देयर, और ऐसा कलर उस पर सेट कर दूंगी। कौन सा, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, कैरेट मतलब कि रेड कलर सेट कर दूंगी। तो वो कहती है कि मैं अपने बालों को डाई करवा दूंगी, कलर करवा दूंगी, जैसे कि ब्राउन ब्लैक, या मैं उसे रेड कलर करवा दूंगी। अब तो वो मेरे बालों को देखकर मुझे नहीं चाहेगा, और ऑब्वियसली फिर वो मुझे किस तरह से प्यार करेगा, वो मुझे इनर क्वालिटीज को देखकर मुझे प्यार करेगा। दैट यंग मैन इन डेस्पेयर, जो यंग मैन
अभी सैड है, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। अब तो वो मेरे बालों से प्यार नहीं करेगा क्योंकि मैंने अपने बालों का कलर ही चेंज कर दिया है। जो उसके चाहने की वजह थी मैंने वो ही खत्म कर दी। तो अब तो यंग मैन मुझे प्यार करेगा मेरी इनर क्वालिटीज को देखकर, मुझसे प्यार करेगा, माई सेल्फ अलोन। नॉट ही विल लव द एक्सटर्नल क्वालिटीज एंड नॉट माई येलो हेयर, ना ही मेरे येलो बालों को देखकर वो मुझे चाहेगा। तो यंग वुमेन यहाँ पर रिप्लाई देकर बताना चाहती है कि अगर बालों का ही प्रॉब्लम है तो मैं अपने बालों को डाई कर लेती हूँ, कलर कर लूंगी। कौन से कलर? ब्राउन, ब्लैक या रेडिश कलर कर दूंगी। फिर जो यंग मैन है वो मेरे बालों को देखकर मुझे नहीं प्यार करेगा, लेकिन वो मेरे अंदर की मेरी क्वालिटीज को देखकर प्यार करेगा। वो मेरे येलो हेयर को देखकर मुझे प्यार नहीं करेगा। तो उस पर से थर्ड स्टैंजा में फिर से यंग मैन ने उसे क्या कहना चाहा है, लेट अस सी। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर। मैंने सुना है एक ओल्ड रिलीजियस मैन को, ओल्ड मतलब जो उम्र में बड़ा है, रिलीजियस बातें करने वाले इंसान से मैंने सुना है। रिलीजियस मैन जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंट हो सकता है, साधु हो सकता है, प्रीस्ट हो सकता है। तो कोई भी रिलीजन का कोई भी एक पर्सन है जो रिलीजियस मैन है, धार्मिक बातें करता है, बूढ़ा है, उससे मैंने कल रात को एक बात सुनी। यस्टर नाइट मतलब यस्टरडे नाइट। डिक्लेयर मतलब उसने अनाउंस किया था। क्या कहा था? दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव। उसे एक टेक्स्ट मिला है, किताब मिली है, उसमें लिखा हुआ है और वो ये बात प्रूव करती है दैट ओनली गॉड माई डियर, सिर्फ एक ही जन है, वो है गॉड मेरे डियर, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। एक ईश्वर है, भगवान है, खुदा है, जो आपको आपकी क्वालिटीज की वजह से प्यार करता है, आपके इनर क्वालिटीज से लव करता है। वो एक ही इंसान हो सकता है, वो है भगवान। एंड नॉट योर येलो हेयर, और वो आपके येलो बालों को लव नहीं करता। तो थर्ड स्टैंजा में फिर से यंग मैन ने ये बताना चाहा है कि दुनिया में ऐसा कोई यंग मैन है ही नहीं जो तुम्हें अपनी इनर ब्यूटी से लव करे। वो हमेशा आपके एक्सटर्नल ब्यूटी को देखकर ही आपको चाहेंगे। वो एक्सटर्नल ब्यूटी यहाँ पे हर बार येलो हेयर है ऐसा जरूरी नहीं है। मे बी कभी आपके फेस के लुक्स हो सकते हैं, मे बी फॉर एग्जाम्पल आपका फिगर हो सकता है, मे बी आपका कलर ऑफ स्किन हो सकता है। पर येलो हेयर यहाँ पे जस्ट सिंबॉलिकली यूज किए गए हैं कि आपके येलो हेयर को देखकर वो चाहता है। तो कोई भी यंग मैन है ना, वो आपकी एक्सटर्नल क्वालिटीज को ही देखकर चाहेगा। और ये बात तो फाइनल है कि एक ही जन है इस दुनिया में, मैं कह सकता हूं कि गॉड है, वो आपको आपकी इनर क्वालिटीज के लिए चाहता है। और कोई यंग मैन अगर आपको इनर क्वालिटीज के लिए चाहता है तो वो बात मैं नहीं मानता हूं। हमेशा यंग मैन आपको एक्सटर्नल क्वालिटीज की वजह से ही प्यार करते हैं। तो वो उसे फिर से अवेयर करना चाहते हैं। और ये बात का प्रूफ उन्होंने देते हुए ये भी कहा कि वो उनसे कल उन्होंने किसकी बात सुनी थी? एक बूढ़े रिलीजियस मैन, एक धार्मिक आदमी की बात सुनी थी कल रात को, जिन्होंने ये अनाउंस किया था कि बुक में क्लियर कट लिखा हुआ है, प्रूव्ड है कि भगवान ही वो हैं जो आपको आपकी इनर क्वालिटीज से चाहते हैं। बाकी सब लोग आपके एक्सटर्नल ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं। तो दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम बटलर ईस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस राइम स्कीम एंड देन आफ्टर विल डिस्कस द फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम लोग राइम स्कीम देखते हैं। राइम स्कीम इज ए बी सी बी देन डी बी। See here, despair, ear and hair। तो despair, air, ear ये सब राइम कर रहा है, इसीलिए सेम बी 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 डिनोट किया है। बाकी के जो वर्ड है वो राइम नहीं कर रहे हैं, राइट। सो इन्हें मैन को ए दे दिया, हनी कलर्ड को सी दे दिया, अलोन को डी दे दिया। तो द राइम स्कीम इज ए बी सी बी डी बी। सेम राइम स्कीम आपको मिलेगी सेकेंड स्टैंजा में। यहाँ पर हमने सबको नोटेशंस दे दिए हैं ए बी सी डी के। लेट्स सी, यहाँ पर राइम करने वाला वर्ड है डाई, देन आफ्टर कलर देयर, देयर को वर्ड बी दे दिया है तो देयर डेस्पेयर हेयर, देयर डिस्पेयर हेयर। ये तीनों राइम कर रहा है इसीलिए इन्हें बी से डिनोट किया गया है। बाकी सबको ए, इधर सी और फिर इधर डी दिया हुआ है। फर्स्ट स्टैंजा ऑल्सो द राइम स्कीम इज सेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिलीजियस मैन, मैन को ए, प्रूव को सी, अलोन को डी दिया है। और जो राइम वर्ड हो रहा है वो है डिक्लेयर, डियर और हेयर, तो उनको बी से डिनोट किया है। तो ऑलवेज इन ऑल द थ्री स्टैंजा
Rhyme scheme is A, B, C, B, D, B. Now let us see the figure of speech. सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टैंजा में कॉन्सोनेंस मिलेगा. कॉन्सोनेंस मतलब जो है वो एक ही वर्ड का पूरे स्टैंजा में बहुत ज्यादा यूज करना एक म्यूजिकल इफेक्ट के लिए. यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है आर, वो ज्यादा रिपीट हुआ है. जैसे आप देख सकते हैं नेवर, थ्रोन, रिपेयर, देन ग्रेट, colored, ear, rampart, then you can see yourself, for, hair, right. तो बहुत जगहों पे आर साउंड प्रोमिनियंट है, ये एक म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है. इस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस, एंड हियर द वर्ड आर is repeated in the first stanza to create a musical effect. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में हम देखेंगे एंजाबमेंट. एंजाबमेंट मतलब आप फर्स्ट स्टैंजा में देख सकते हैं कि सेम सेंटेंस कंटिन्यू करता है नेक्स्ट लाइन में विदाउट एनी पंचुएशन मार्क. जैसे आप ये सेकेंड लाइन डिस्पेयर पे खत्म हो रही है तो कोई पंचुएशन मार्क्स यहाँ पर नहीं है, और ये लाइन थर्ड लाइन में कंटिन्यू होती है, यहाँ पर भी कोई पंचुएशन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप कुछ नहीं है, ये फिर से कंटिन्यू होती है और यहाँ जाकर हमें मिलता है कॉमा. इस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं एंजाबमेंट. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एंजाबमेंट. एंजाबमेंट में हम देख रहे हैं कि जो सेम सेंटेंस है वो कंटिन्यू करता है नेक्स्ट लाइन में विदाउट एनी पंचुएशन मार्क. आप इस लाइन में देख सकते हैं कि डिस्पेयर के बाद यहाँ पर कोई पंचुएशन मार्क नहीं है और ये सेकेंड सेंटेंस कंटिन्यू चल रहा है. यहाँ पर भी कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, ये थर्ड सेंटेंस कंटिन्यू चल रहा है. अब कॉमा आ गया, मतलब यहाँ तक ये सेंटेंस पूरा कंटिन्यू था. तो विदाउट एनी पंचुएशन मार्क द सेंटेंस कंटिन्यूज इन द नेक्स्ट लाइन. दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एंजाबमेंट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच. फोर्थ लाइन में हम देख सकते हैं रैम्पार्ट्स. ये वर्ड यहाँ पर हैर के लिए यूज किया है, बट असली मीनिंग रैम्पार्ट्स का होता है कि वो वाइड वॉल्स हैं जो फोर्ट को प्रोटेक्ट करती हैं. तो यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है, इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच आएगी मेटाफर. देयर इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द रैम्पार्ट्स, ओके, विद द hair. There is an indirect comparison between the ramparts and the hair. So indirect comparison के टाइम पर figure of speech यूज होगी metaphor. Next figure of speech है next line में alliteration. यहाँ पे य साउंड बहुत रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड. यू में, योरसेल्फ में, फिर से नेक्स्ट लाइन में योर में, येलो में. तो यहाँ दोनों लाइंस में फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है एलिटरेशन. The sound of Y is repeated to create a musical effect. सेकेंड स्टैंजा में फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं. सेकेंड लाइन देखते हैं set such, राइट. स साउंड रिपीट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो alliteration. The sound of S is repeated. In the next line the sound of B is repeated, brown, black. Okay, so again the sound of B, B sound, B is repeated. The figure of speech is alliteration. It is the repetition of the sound at the beginning of a word in a sentence. Again alliteration हमें second last line में भी मिल रहा है. May, me and myself, म sound repeat हो रहा है. तो may, me, myself, again here we will say it is alliteration. In the next stanza, third line, he, had. तो यहां पर भी ह साउंड रिपीट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो एलिटरेशन. देन आफ्टर लास्ट टू लाइंस में य साउंड, यू, योरसेल्फ, योर, येलो. तो इन दोनों लाइंस में भी एलिटरेशन का यूज हुआ है. द साउंड ऑफ Y is repeated, य साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस. So we have covered all the figure of speech. Hence we come to an end of the poem. Thank you.